तो नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक्स है वो जनरल स्टडी का है और जनरल स्टडी में पॉलिटी का है। तो आज हम देखेंगे कि हमारी जो पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उस भारतीय राज्य व्यवस्था के संविधान वाले पोर्शंस में हमारी कितनी अनुसूचियां हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है और एक क्वेश्चंस ज़रूर आपके परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि हमारे संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं और प्रत्येक अनुसूची में किस किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से, इत्मीनान से इस नोट्स को देखिए और सुनिए। तो अनुसूचियां, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल्स बोला जाता है, हमारे संविधान में टोटल जो है 12 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन आपसे जो है ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शंस आपको दे देगा, 9, 10, 11, 12। तो उस समय आपका आंसर होगा 12। तो ध्यान रखेंगे और याद कर लीजिए कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। उस 12 अनुसूची में जो मेरी पहली अनुसूची है, पूछा जाता है कि पहली अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन है। तो देखिए, इस अनुसूची में भारत में अवस्थित सभी राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक्स और एक एक टॉपिक्स को आपको बहुत ध्यान से और इत्मीनान से देखना है। तो देखिए, इस अनुसूची में भारत में अवस्थित सभी राज्य, यानी हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सारे राज्यों का वर्णन, उसकी सीमाएं और वो उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तथा इसी तरह हमारे जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, जितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं, उन सब का भी वर्णन जो है अनुसूची जो है फर्स्ट में किया गया है। तो पहली अनुसूची में अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या दिया गया है, तो आप यही बताएंगे कि पहली अनुसूची में जो है हमारे भारत में जितने राज्य हैं और प्लस जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके क्षेत्रों और उनकी जो है अवस्थिति का वर्णन है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में वर्तमान में टोटल जो है 28 स्टेट्स और 8 जो है इंडियन टेरिटरी हैं, सेंट्रल टेरिटरी। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनका सबका जिक्र, सबका वर्णन जो है हमारे संविधान के जो है पहले अनुसूची में दिया गया है। इसी तरह अब बात हम करते हैं कि दूसरी अनुसूची क्या है। तो दूसरी अनुसूची में देखेंगे कि इस अनुसूची में निम्न व्यक्तियों के वेतन और भत्तों का वर्णन है। यानी जो हमारे जो भी संसदीय जो है कुछ कर्मचारी हैं, कुछ अधिकारी हैं, उनके वेतन और भत्तों का वर्णन जो है दूसरी अनुसूची में दिया गया है। इसमें जो है देखिए, पहला जो है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का वर्णन है। प्रत्येक राज्य के जो राज्यपाल होते हैं उनको कितना वेतन मिलेगा, कितना भत्ता मिलेगा और कितनी सुविधाएं दी जाएंगी, इनका वर्णन है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और इसी तरह राज्यसभा का जो सभापति है होता है वो और उपसभापति का वर्णन है। फिर इसके बाद जो है जो जितने हमारे स्टेट्स होते हैं उसमें विधानसभा होती है और प्लस जो है कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिनमें जो है विधान परिषद होती है। तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्तों का भी वर्णन जो है अनुसूची 2 में दिया गया है। राज्य विधान जो हमारी परिषद है उसके सभापति और उपसभापति का भी वर्णन है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको कितना वेतन भत्ता मिलेगा, इसका वर्णन है। और भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको हम इंग्लिश में कैग या कंट्रोलिंग एंड ऑडिटिंग जनरल बोलते हैं, इनके भी वेतन और भत्ते तथा सुविधाओं का वर्णन जो है अनुसूची 2 में दिया गया है। तो अनुसूची में आप 2 में देख रहे हैं, तो अनुसूची में 2 में जब भी आएगा कि अनुसूची में 2 क्या दिया गया है 2 में, तो आप बताएंगे कि हमारे जितने भी जो है संसदीय जो व्यक्ति हैं उनके वेतन और भत्तों का वर्णन जो है इस अनुसूची में दिया गया। और किन किन का वेतन भत्तों का वर्णन इस संविधान में दिया गया है, ये मैंने आपको बताया। इसी तरह तीसरी अनुसूची में पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र है। तो तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप है। यानी हमारे यहाँ जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो शपथ किस प्रकार लेंगे, उसका प्रारूप क्या होगा, वो पद की शपथ लेंगे और गोपनीयता की भी शपथ लेंगे।
इसी तरह लोकसभा या राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे शपथ लेंगे, हमारे जो स्टेट्स हैं उस स्टेट में जो है विधानसभा है उसके जो है जो सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं वो कैसे लेंगे। तो इन तमाम प्रकार के लोग हैं वो उनका शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप क्या है, वो किस स्टैंडर्ड में किस रूप में वो लेंगे, इसका जिक्र जो है तीसरी अनुसूची में किया गया है। इसी तरह चौथी अनुसूची में देखेंगे, चौथी अनुसूची में जो है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के स्थानों का आवंटन, यानी आप जानते हैं कि हमारे राज्यसभा में जो है बहुत सारे जितने भी स्टेट्स हैं, कुछ जो हमारे सेंट्रल टेरिटरी हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके भी कुछ सदस्य जो है आवंटित होकर के आते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में 31 सीट आवंटित है, यानी 31 राज्यसभा के सदस्य जो है यूपी से चुन करके जाते हैं। इसी तरह सबसे छोटा राज्य गोवा, यहाँ से सिर्फ एक ही व्यक्ति चुन करके जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टोटल जो हमारे 28 स्टेट्स और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सब में कितने कितने लोग जो है चुन करके राज्यसभा में जाएंगे, उनकी संख्या और स्थानों के आवंटन का जिक्र जो है चौथी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद जो है पांचवी अनुसूची में देखेंगे कि पांचवी अनुसूची में हमारा क्या है। तो पांचवी अनुसूची में जो है हम देखेंगे कि पांचवी अनुसूची में जो है अनुसूचित क्षेत्रों यानी कुछ रिजर्व एरिया है और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। आप जानते हैं कि कुछ अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, जैसे फॉरेस्ट एरिया है, कुछ जंगल विभाग का क्षेत्र होता है जो उसको रिजर्व एरिया बोलते हैं, कुछ जो है वाइल्ड लाइफ एरियाज हैं जहाँ पे जंगली जानवर, खूंखार जानवर, हिंसक जानवर होते हैं, उनका एरिया रिजर्व है, कुछ ट्राइबल एरिया है जहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हैं जिनको जीवित रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो आज भी जो है सभ्यता से काफ़ी दूर हैं, उनकी देख रेख, उनकी सुरक्षा, उन पे किस प्रकार का शासन प्रशासन और नियंत्रण होगा, इनके बारे में। और कुछ कोल ब्लॉक्स हैं, कुछ कोयले के क्षेत्र हैं जो सब रिजर्व एरिया के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और अनुसूचित जो क्षेत्र है रिजर्व एरिया है, उन्हीं का उपबंधों का वर्णन जो है इस पांचवी अनुसूची में किया गया है। उसके बाद देखेंगे छठवीं अनुसूची। छठवीं अनुसूची में जो है 4 स्टेट्स देखेंगे, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है कि जो ये जनजातीय क्षेत्र हैं इसमें जनजातीय जो लोग हैं उनके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाएगा, उनके ऊपर कैसे प्रशासन होगा और किन किन जो है प्रशासनिक मिशनरियों का प्रयोग करके जो है और किस तरह से उनके ऊपर नियंत्रण किया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा गया कि ये जो चारों राज्य हैं वो बांग्लादेश के पड़ोसी राज्य हैं। तो बांग्लादेश चूँकि अलग देश हो जाता है, तो इस वजह से तमाम जो है आतंकवादी गतिविधियां भी उसके फेवर में होती हैं। इस वजह से जो है इनको विशेष जो है इन चारों स्टेट को जो है एक प्रकार से विशेष स्टेट का दर्जा दे करके इनके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के वार्डों में वर्णन किया गया और उपबंध किया गया छठवीं अनुसूची में। तो ये ऐसे क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि छठवीं अनुसूची में इनमें से किस राज्यों का किन जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन है। तो इसमें से आपको जो है किसी एक का नाम दे देगा, बाकी 3 और स्टेट का नाम दे देगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें आंसर कौन है। तो इस चीज़ को जो है आप देखेंगे एक हमारी जो होती है वो 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ही बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में पूछा जाता है कि इसमें जो है किस चीज़ का वर्णन है। तो देखिए 7वीं अनुसूची में जो है इस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों का उल्लेख है। यानी इसमें जो हमारे 3 जो है सूचियाँ होती हैं, तो 3 सूची में जो है किस सूची में कितने विषय हैं और उन पे जो है क्या क्या उपबंध किए गए हैं, इनका वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। जैसे संघ सूची में टोटल 97 विषय आते हैं, राज्य सूची में टोटल 66 विषय आते हैं और इसी तरह समवर्ती सूची में 47 विषय। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ सूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख है या समवर्ती सूची में कुल कितने विषयों का उल्लेख है। तो इन तीनों जो है सूचियों का वर्णन जो है 7वीं अनुसूची में दिया गया है। फिर 8वीं अनुसूची क्या है, देखिए इस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन है। यानी हमारे जितने भी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। आप जानते हैं कि संविधान निर्माण के समय कुल 14 भाषाएं थी। यानी जब भारत का संविधान बन करके तैयार हुआ तो उस समय टोटल 14 भाषाओं का जिक्र था। बाद में जो है
8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं जो अभी फिलहाल वर्तमान में हैं। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कि वर्तमान में टोटल 8वीं सूची में कितनी जो है भाषाओं को जो है संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो वो है 22। लेकिन जब शुरू में जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो उसमें 17 भाषाएं थी। आप इसमें देखेंगे कि कुछ भाषाओं को बाद में जो है जोड़ा गया, जैसे एक डोगरी भाषा है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, एक बोडो भाषा है जो असम में बोला जाता है, संथाली भाषा जो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बोला जाता है, और मैथिली जो है उत्तरी बिहार में बोला जाता है। ये सब जो है 92वां संशोधन किया गया 2003 में, और यही संशोधन करके इन चारों जो है भाषाओं को जोड़ा गया। फिर उसके बाद में 4 और भाषाओं को जोड़ा गया, तो 14 और 8 मिलकर के 22 भाषाएं इसमें जो है आई। उसके बाद जो है 9वीं अनुसूची देखेंगे कि 9वीं अनुसूची क्या है। तो देखिए 9वीं अनुसूची में जो है, इस अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियमों और नियमों की वैधता से संबंधित उपबंध है, यानी भूमि सुधार से संबंधित तमाम अधिनियम और नियम जो है इसमें दिए गए हैं। और 9वीं सूची जो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जाती है कि 9वीं अनुसूची में अगर किसी भी विषय को डाल दिया जाता है तो उसको माना जाता है कि सुरक्षित हो गया, जिससे कोई सरकार अपने लाभ हेतु उन उपबंधों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और यही वजह है कि आप देखे होंगे कि कुछ समय पहले जो है मायावती जी ने जो है मांग किया था कि अनुसूचित जाति जनजाति को जो रिजर्वेशन मिलता है, उस रिजर्वेशंस को जो है अस्थायी करके उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि जो है लोग उसके साथ छेड़छाड़ न कर सकें। तो ये काफ़ी दिनों से मायावती जी ने इस चीज़ की डिमांड कर रही है, ताकि वो जो है हमारा रिजर्वेशन 9वीं अनुसूची में चला जाएगा तो वो सिक्योर हो जाएगा और कोई भी सरकार उसके साथ जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। इसी तरह एक 10वीं अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में जो है इसमें दल बदल के आधार पर निर्योग्यता संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। जैसे आजकल जान ही रहे हैं कि एक नेता जो है किसी दूसरे पार्टी से जीतता है और फिर बाद में जो है पैसे और उसके लालच में पड़ करके दूसरे पार्टी में चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कब निर्योग्य हो जाएंगे, उनकी योग्यता कब खत्म हो जाएगी, उसके बारे में उपबंध दिया गया है कि किस आधार पर उनको जो है हटाया जाएगा या निर्योग्य घोषित किया जाएगा। इन सारा वर्णन है कि कब उनको योग्य घोषित किया जाएगा, कब अयोग्य घोषित किया जाएगा। क्योंकि जब दल बदल जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ा तो उस समय जो है ये दल बदल कानून ला करके इसको 10वीं अनुसूची में रखा गया। उसके बाद जो है 11वीं अनुसूची हमारी 11वीं अनुसूची जो है पंचायती राज कानून से संबंधित है, यानी हमारी जो नगर पंचायत जो पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायतें, उनके कानून और उपबंधों का वर्णन है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका कानून से संबंधित वर्णन है। तो शहरों में नगर पालिका होती है, गाँव में नगर पंचायती राज होता है। तो इन दोनों को जोड़ करके और ग्राम विकास से संबंधित और नगर विकास से संबंधित तमाम कानून ला करके जो है और इन अनुसूचियों में जोड़ा गया। तो इस तरह से टोटल 12 अनुसूचियां हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितनी अनुसूचियां, और प्रत्येक अनुसूची का वर्णन भी आपसे पूछा जाता है कि 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, पहली अनुसूची में क्या दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है एक एक करके आ जाएगी। तब हमारा जो है ये अनुसूची खत्म हो गया। आप इसको ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे। हमारे जितने भी नए जो है ऑडियंस हैं, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नए नए जो है डेली बाय डेली हम चीज़ों को चैनल पे अपने डाल रहे हैं तो वो आपको सही समय पर मिलता रहे। और जो है लाइक और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट्स जितना आपका आएगा उतना हमको और बेहतर करने में हमको सहूलियत होगी। तो इस तरह से जो है मेरा टॉपिक खत्म हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम।